देन दे प्रोवाइड यू द वीज़ा, और जब वीज़ा आपका लग जाता है देन यू कैन ट्रैवल टू द US। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुमैरा और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं ये पहली दफ़ा अमेरिका आए हैं। इनका पहला एक्सपीरियंस है, पहला सफ़र है इनका। इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम अनस, वेलकम टू द लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो कैसा लग रहा है अब आपको? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरीके से मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। अच्छा, सो पहली मरतबा सफ़र किया आउट ऑफ कंट्री, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहली मर्तबा जब मैंने सफ़र किया, ऑब्वियसली मैं अकेले सफ़र करते से पहले मैं ट्रैवल कर चुका हूँ बैक इन 2010 में अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ। आई वाज अ किड, उस वक्त मैं छोटा था और बच्चा था, तो मैं अपने वालिदैन के साथ उम्रे पे गया था। तो उसके बाद फिर मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया, तो थोड़ा सा नर्वस भी था। होता ही है कि जब आपको जाने के दिन करीब आ रहे होते हैं, आप एक्साइटेड होते हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं इस दिन निकलूंगा, कब आएगा वो दिन जब मैं ट्रैवल करूँगा। लेकिन जैसे ही वक्त करीब आता है और जब आप एक्चुअल में जा रहे हो तो अपनी फैमिली वालों को छोड़ रहे हो, तो उसमें फिर आपको इट्स लाइक कि भाई आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, अफसोस होता है, नर्वस भी हो रहा होता है बंदा। और जिस वक्त आप निकल रहे होते हो पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे जो है इट्स लाइक कि आप जो क्या नाम है नर्वस होते हो, थोड़ा सा एक दुख भी होता है कि यार पेनफुल हो रहा होता है कि भाई मेरी फैमिली पीछे रह रही है और अब पता नहीं कब मुलाकात होगी फैमिली से, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, एक बड़ा जर्नी है और फिर एकदम से लाइफ चेंज हो रही है, न्यू कल्चर, नए लोग, सब कुछ नया नया। तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत था। जब निकल गया वहाँ से, आधे रास्ते तक पहुँचा, तो आई वाज एक्साइटेड कि हाँ यार नाउ अब मैं जा रहा हूँ अपने ड्रीम्स की तरफ। तो अमेरिका इज अ ड्रीम फॉर मैनी पीपल इन पाकिस्तान, बैक इन सब कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो क्या क्वालिफिकेशन है और अमेरिका का कैसे सोचा? मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने BS इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अमेरिका का ऐसे सोचा कि मेरा बड़ा लॉन्ग जर्नी है, सच बताऊँ तो। मैं बहुत बचपन से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं और किसी और मुल्क में जाके वहाँ पे तालीम हासिल करूँ, फिर वहाँ पे मेहनत करके पैसे कमाऊँ, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करूँ इंशाल्लाह। तो हुआ ये कि मैं 2016 में मैंने इंटर किया था, उसके बाद देन आई अप्लाइड फॉर बैचलर्स। तो मैंने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मुझे एडमिशन भी हुआ, बट मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। 2 दफ़ा मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ कनाडा के लिए। देन आई वाज डिसहार्टन कि बहुत ज़्यादा भाई रिजेक्ट हो गया, मैं क्या होगा अब मेरा ये वो। लेकिन बट माई फादर वॉज इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं है, तुम अपनी एजुकेशन यहाँ पे कंटिन्यू करो। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग इन पाकिस्तान और फिर मेरा 4 साल का बैचलर्स वहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैंने यूएस अप्लाई किया मास्टर्स के लिए ना। 2022 में आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। यहीं शिकागो की एक यूनिवर्सिटी थी, बहुत अच्छी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था। वहाँ पे एडमिशन भी हो गया मेरा, बट अगेन माई वीज़ा गॉट रिजेक्टेड बैक इन 2022। फिर मैं और ज़्यादा डिसहार्टेड हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तकलीफ दे। बिल्कुल, और जो इतना लगे आपका ड्रीम हो, आपको जाना है, सो उस पर आपको इस तरह की मायूसी वाकई एग्जैक्टली बहुत तकलीफ दे वो था। फिर मैं, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता था कि, लेकिन मुझे नहीं पता था अल्लाह ताला ने मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त तो आपको लगता है लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटी और मौके रखे होते हैं। तो उस टाइम पे मैं बहुत पैसा खर्च करके आता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपनी फ़ीस भरनी होती 2 साल की पूरी मास्टर्स की, वो मेरे वाले साहब वहाँ से बेयर करते। तो खैर जो भी हुआ, फिर मेरी जॉब तो ऑलरेडी हुई भी थी और मैं वहाँ पे पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो मैं काम करता रहा, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड था। आप यकीन करें, मेरा ये हाल था कि मैं जो ना मैं उम्मीद छोड़ रहा होता था। मैं बोलता था लोग तो चले जाते हैं, मेरे दोस्त भी बहुत सारे बैचलर्स करने के बाद पाकिस्तान से बाहर निकल गए थे। मैं था वहाँ पे जो सोचता था यार पता नहीं मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टडीज़ के लिए और बेटर लाइफ के लिए हर बंदा जाना चाह रहा होता था। बिल्कुल, अभी तुम माशाल्लाह बहुत यंग भी हो। तो उस टाइम पे मैं बड़ा वो था, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने जो है वो बड़ा मोटिवेट किया कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा, अगर इसको आगे लिखा होगा तो तुम ज़रूर जाओगे। मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी मुझे जो है वो
बड़ा समझाया कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई मामला करा देगा। खैर मामलात चलते रहे, मैं बहुत सारी क्या नाम है खैर फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ अब पढ़ाई के लिए नहीं, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं जॉब्स अप्लाई करता हूँ। तो जॉब्स में अप्लाई करता रहता था इधर उधर, पाकिस्तान में भी और यूएस में भी, लेकिन मेरा फिर उस टाइम पे मेरी इंटेंशंस ये नहीं थी कि भाई मुझे बाहर ही निकलना है, क्योंकि आई वाज अर्निंग वेरी वेल इन पाकिस्तान, तो आई वाज वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान। उस टाइम पे मैं छोड़ चुका था, ये मेरे दिमाग से ना ये ख्वाहिशात निकल चुकी थी कि यार कहीं बाहर भी जाना है, वो आई वाज गुड देयर। तो फिर हुआ ये कि एकदम से, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू माई जर्नी कि मेरा जर्नी कैसा रहा। तो फिर हुआ ये कि मेरे साथ मैं अप्लाई कर रहा था, मैं एक कंपनी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने एक बेसिकली वर्चुअल एक डेटाब्रिक्स का एक वो था सेमिनार था, मैंने वो अटेंड किया, और उसके बेसिकली मल्टीपल वो थे सेशंस थे, मैंने अटेंड किया। तो वहाँ पे मैं इस कंपनी से मिला जिस कंपनी ने मुझे यहाँ बुलाया है। अच्छा। तो उस कंपनी से मिला, फिर मेरी बातचीत होती रही उनसे। मैं बेसिकली उनसे कोशिश करता कि इफ़ दे कैन लाइक इफ़ दे विल हायर मी फॉर रिमोट पोजीशन, तो मैं पाकिस्तान से बैठ के काम कर लूँ और डॉलर में मुझे पाकिस्तान में पैसे मिले, तो हमारे लिए तो एक अच्छा वो होता है ना कि हमें डॉलर में पाकिस्तान में पैसे मिले, तो हमारे तो बहुत सारे बन जाते हैं। इट्स लाइक दैट। तो मैं उनसे यही बात करता, नेगोशिएशन करता कि भाई आप मुझे हायर कर लो, मैं डॉलर आप यहीं पे पाकिस्तान में काम करता हूँ। तो उनके उस टाइम पे तो पोजीशन नहीं थी। दे सेड कि हम ये कर सकते हैं कि आपको हम रिलोकेट करा सकते हैं, आप अगर रिलोकेट होने के पे विलिंग है तो आप यूएस आ जाए हमारे पास। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम, इट्स लाइक मेरा चेंजिंग है, मतलब पूरा सब कुछ मेरा एकदम से प्लान चेंजिंग मोमेंट था मेरा मेरे लिए। तो आई जस्ट अप्लाइड फॉर दैट, आई सेड ओके इफ़ यू आर विलिंग टू रिलोकेट मी, आई एम ओपन टू रिलोकेट, आई कैन कम। तो फिर उन्होंने फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट करवाया, जो H1 का प्रोसेस। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है H1 के लिए? H1 के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके पास होती है द जॉब ऑफ़र। अगर आपके पास किसी कंपनी की जॉब ऑफ़र है यूएसए से, यहाँ से, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जॉब ऑफ़र करती हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी की जॉब ऑफ़र है यूएसए में, तो आप जो हो क्या नाम है उस वो कंपनी आपका H1 फाइल करती है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपका ड्रॉ के अंदर नाम जाता है। ड्रॉ के अंदर अगर आपका नाम गया नंबर 1, और वो अब होता ही है कि उसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 10 लोगों ने अपने नाम डाले हैं तो उसमें से आई गेस 3 या 4 पिकअप होता है। तो वो जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट USCIS पिकअप करती है। तो जब आपका नाम जाता है देन दे पिक यू अप। आपका अगर नाम पिकअप हो जाता है देन योर कंपनी विल अप्लाई फॉर योर पिटिशन दैट्स कॉल्ड I-129, और वो करती है। तो प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक होता है। सेकंड प्रोसेस ये होता है आपकी वर्क परमिट के लिए अप्लाई होता है। तो इट्स लाइक कि प्रोसेस हेक्टिक होता है, लेकिन मेरे साथ ये आसानी थी कि ऑब्वियसली जो कुछ कर रही थी वो मेरी कंपनी कर रही थी। दे जस्ट आस्क्ड मी कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोवाइड करते हैं, तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करता जाता था। उनका अटर्नी पूरा केस बनाते थे, वो सब कुछ उन्होंने यहीं से यूएसए से प्रोसेस किया। मैं पाकिस्तान में बस जो वो मांगते थे मैं प्रोवाइड करता जाता था। देन वंस योर पिटिशन गॉट अप्रूव्ड, देन फिर आपको पूरी एक फाइल आती है यूएसए से, आपके जो भी होम कंट्री होता है वहाँ पे, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि भाई ये आपका वर्क परमिट है, ये आपका LC है, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, जो कि यू हैव टू प्रेजेंट दैट टू द वीज़ा ऑफिसर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो। थर्ड प्रोसेस आपका होता है वीज़ा। नंबर 1 आपका जो ड्रॉ, नंबर 2 आपका पिटिशन फाइलिंग। When your petition is being approved, then you go for the visa at the local embassy in your home country. तो फिर वो बेसिकली नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। देन फिर आप जो हो वो जब आपके हाथ में डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप एम्बेसी जाते हो अपने होम कंट्री के अंदर। देन आप अपने होम कंट्री में आप वो डॉक्यूमेंट्स शो करते हो अपने वीज़ा ऑफिसर को कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मुझे हैं, ये है, वैलिडेट करते हैं। वो ऑन द स्पॉट आपका वैलिडेट कर चुके होते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। बेसिकली पहले से USCIS जो है वो आपकी जो डिज़ायर्ड एम्बेसी होती है आपसे की नियरेस्ट, वो उसको नोटिफिकेशन भेज चुका होता है। तो वो वेरीफाई करते हैं, देन दे प्रोवाइड यू द वीज़ा, और जब वीज़ा आपका लग जाता है देन यू कैन ट्रैवल टू द US। सो दिस वॉज माई जर्नी, जो कि बहुत ज़्यादा समझें एक तरीके से लंबा था, बहुत अच्छा भी था। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मुझे कंपनी यहाँ पर बोलेगी कि आप हमारे पास आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि हम ऑन साइट ही हायर करते हैं मोस्टली, हम रिमोटली ऑफर नहीं करते। तो दे हायर्ड मी फॉर ऑन साइट पोजीशन, देन दे टुक मी हियर।
ये ट्रैवल करके अमेरिका आए हो तो इमिग्रेशन में कोई लाइक जैसे होता है ना कि आपको क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि H1 जब आप आते हो वीज़ा पे सो तुम्हारी इमिग्रेशन अमेरिका से हुई थी या तुम्हारी इमिग्रेशन दुबई से हुई थी? अच्छा, मैं दुबई से नहीं आया, मैं इस्तांबुल से आया था, टर्की से ना। तो इमिग्रेशन मेरी यूएसए में ही हुई थी वो जो लेकिन दुबई में भी नहीं होती इमिग्रेशन। एज़ पर माई नॉलेज जो इमिग्रेशन होती है वो अबू धाबी से होती है। तो अगर आप वाया अबू धाबी आ रहे हैं तो आपकी इमिग्रेशन वहीं पे हो जाती है। दैट्स प्रीटी इजी। तो वो आपका ये होता है कि आप यूएस उतरते हो ना तो आपको फिर इमिग्रेशन की लाइन में इतना वेट नहीं करना पड़ता। यू जस्ट लैंड टू द यूएस एंड देन यू जस्ट एंटर इनटू द यूएस, क्योंकि फिर आपको सिंपल अपने बैगेजेस कलेक्ट करने होते हैं, वो निकलना होता है। तो वो काफ़ी ईजी प्रोसेस है जो अबू धाबी से लोग ट्रैवल करते हैं, वाया अबू धाबी आते हैं। मैं टर्की से आया था तो मुझे जो है क्या नाम है मुझे जो इमिग्रेशन का जो भी प्रोसेस था वो मेरा यूएस में होता, और वो इतना कोई मुश्किल नहीं था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरी इमिग्रेशन हुई तो उन्होंने मुझसे सिंपल 3-4 सवाल पूछे कि आप क्यों आए हैं, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। तो मैंने उनको बता दिया कि आई एम हेयर टू वर्क, मैं जॉब पे आया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया, देन फिर उन्होंने पूछा कितने पैसे लेकर आए हो। आई टोल्ड देम कि मैं इतने पैसे लेकर आया हूँ, वो बताया। देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी वर्क लोकेशन कहाँ पर होगी। तो मैंने उनको बताया मेरी वर्क लोकेशन यहाँ पर होगी, तो मैं भी यहाँ से ट्रैवल करके 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर अपनी वर्क लोकेशन पे जाऊँगा। उन्होंने बोला ओके। देन दे जस्ट प्रोवाइडेड मी माई पासपोर्ट बैग। उन्होंने बोला कि वेलकम टू द यूएस, और मैं फिर बॉर्डर मैंने क्रॉस कर लिया और मैं आ गया यूएस के अंदर। बस ये हुआ था कि इमिग्रेशन पे लाइन काफ़ी लंबी थी, और जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो शायद उस दिन कम थे। आई थिंक 3-4 ऑफिसर्स जो हैं वो कर रहे थे, तो रश थोड़ा ज़्यादा था। तो बस उस लाइन के अंदर आपको टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है। वैसे बूथ्स तो बहुत सारे बने हुए थे कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग एक साथ जो हैं वो देख रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं यहाँ उतरा था उस टाइम पे कम ऑफिसर्स थे, तो खैर कोई मसला नहीं था। बस आई हैड टू वेट अराउंड हाफ आवर्स और 40 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ता इन लाइन, और देन आई गॉट इमिग्रेशन माई डन, और फिर मैं आ गया था अंदर। अच्छा, सो ये सब कुछ हो गया और खैर से आप यहाँ पे आ भी गए। सो अब बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ पे लैंड होते ही? इट्स लाइक देखें, मैं आपको साफ सीधी सी बात बताऊँ कि जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो मेरे वालिद साहब के कुछ दोस्त वगैरह कुछ जानने वाले थे यहाँ पहले से मौजूद। तो उन्होंने मेरा जो है मैंने उनसे बात की, तो दे हैव अरेंज माई पिकअप एंड माई एवरीथिंग, लाइक कि वो यहाँ पे मैं कहाँ रहूँगा क्या था, तो वो मेरा रूम अरेंज कर दिया। देखें, आप जब परदेश में जा रहे होते हैं ना तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि परदेश में आपको लोग अगर अच्छे मिले ना तो फिर आपका जो है ना क्या नाम है आपको कोई मसले मसाइल नहीं होते। तो मैं जब आ रहा था तो मेरे साथ ये हिसाब किताब था कि मैं ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुका था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप वो शख्स आपको ज़िंदगी भर याद रहता है जब आप परदेश में पहली दफ़ा उतरे, ठीक है, और वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करे और आपको कुछ खिला पिला के आपकी रिहाइशगाह तक पहुंचा दे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उनका बेटा मुझे पिक करने आ गया, और मेरा ऑलरेडी अरेंजमेंट घर का हुआ था पहले से। तो मैं बस उसने मुझे पिक किया, देन आई वेंट टू द रेस्टोरेंट इन DC, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया, और देन ही ड्रॉप्ड मी ऑफ एट माई प्लेस। तो बेसिकली पहले से जो, क्योंकि देखें जो नए लोग आते हैं ना तो उनके लिए ये मसले मसाइल होते हैं कि आपका घर ढूंढना और ये सारी चीज़ें करना, फिर नेगोशिएशन करना, क्योंकि जो पाकिस्तान से आ रहे हैं ना उसको नहीं पता यहाँ पे क्या पैसे होते हैं, पहली मरतबा आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पाकिस्तान से अकेला बंदा आ रहा है, वो एक रूम रेंट पे लेता है, तो कोई उसको $2,000 बोल रहा है, ठीक है, $2,000 वो उसको बोल रहा है। अब उसको नहीं पता ना, उसको नहीं पता कि यहाँ पे रूम $2,000 के अलावा भी आपको $1,100 में ही मिल जाएगा, $800 में ही मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और रूम की जो सर्विसेज हैं। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ना। तो अब मेरे साथ बेहतरीन ये हुआ कि मेरे लिए अरेंजमेंट हो गई थी पहले से, मुझे लिए अरेंज कर दिया गया था। तो मैं बस यहाँ पहुँचा, देन आई वेंट टू माई रूम, और अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे मामला ही अच्छे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। दैट वाज माय जर्नी। अब इन फ्यूचर कौन कौन से ड्रीम्स सोच कर आए हुए हो? अभी तो फ़िलहाल आई एम न्यू हेयर, तो मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं।
तो अभी तो फ़िलहाल मैं उन चैलेंजेस को पहले ओवरकम करूँगा, देन फिर आई हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। ऑब्वियसली पाकिस्तान से आया हूँ तो बहुत सारे ख्वाहिशात लेकर आया हूँ। बिल्कुल। जैसे सबसे जो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, जो मेरी अभी जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, वो आई हैव टू ट्रैवल। लाइक मुझे अमेरिका देखना है पूरा। अभी तो मैंने जस्ट इंशाल्लाह। मैरीलैंड और डीसी और वर्जीनिया का एरिया देखा है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं अभी करीब में न्यूयॉर्क है, तो मैं सोच रहा था अभी थोड़े टाइम में न्यूयॉर्क चला जाऊँगा, घूम फिर कर आ जाऊँगा। उसके अलावा सो मेरा पाकिस्तान में ड्राइव खुद करते थे या फिर लाइक वहाँ पे मोटर बाइक पे थे, गाड़ी थी, क्या था? पाकिस्तान में मेरे पास बाइक और गाड़ी दोनों थी। अच्छा, मैं गाड़ी भी ड्राइव करता था और बाइक भी मैं चला लेता था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आने के बाद जो है वो मैंने बताया ना, मेरे पास कुछ चैलेंजेस हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही है कि ड्राइवर्स लाइसेंस, क्योंकि पाकिस्तान में वी हैव नो सिग्नल्स, नो साइंस। ओके। तो सो यहाँ पर जब आए हो तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया? लाइक क्या यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों के लिहाज से? तो बेसिकली हुआ ये कि कुछ चैलेंजेस जो मैंने फेस किए, क्योंकि अच्छा सबसे पहले चैलेंज तो ये कि पाकिस्तान में लाइसेंस आपके पास आ जाता है, सिग्नल्स वगैरह, साइंस वगैरह, वो आपको उसका नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है पाकिस्तान में भी, बट आप वो कहीं देखोगे नहीं सड़क पे, तो आप उसको इक्के यूज टू नहीं होते। तो यहाँ आने के बाद मुझे सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो एक तो नॉलेज टेस्ट पास करना था, क्योंकि वो समटाइम्स इतने ज़्यादा साइंस हैं, इट्स लाइक 60 to 65 पेजेस मैनुअल जो आपको रीड करना होता है, उसमें साइंस आपको रिटेन रखने पड़ते हैं। तो और आपको पता भी नहीं चाहिए ड्यूरिंग योर ड्राइव, आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप उसको मिस करते हो या उसको इग्नोर करते हो तो आपके ऊपर फाइन आ सकता है, मतलब वो अनसेफ है। फाइन is second thing, fine is something secondary, but the primary is your safety। ठीक है, आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर ये होता है कि अगर आपने कोई साइन मिस कर दिया, इस तरह की कोई एक्टिविटी की, तो आपका एक्सीडेंट का खदशा होता है। तो पाकिस्तान में तो ये मामलात इतने नहीं होते, जो जहाँ से चाहे वैसे ड्राइव कर रहा होता है, तो इसी वजह से एक्सीडेंट का जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक से। अलबत्ता लाइसेंस के ऊपर जो मुझे चैलेंजेस आया मैं वो बता दूं आपको। लाइसेंस के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये आया कि मेरा जो है वो पाकिस्तानी ड्राइवर्स लाइसेंस था। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि मेरा पाकिस्तानी ड्राइवर्स लाइसेंस था, तो यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने बोला कि इफ़ यू हैव योर लाइसेंस फ्रॉम योर ओन कंट्री देन यू कैन प्रोसीड विद दैट लाइसेंस, एंड व्हाट वी कैन डू, उन्होंने ये बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो हैं आपका एक 36 आवर्स का ड्राइवर्स का एक कोर्स होता है, और 36 या 38 आवर्स का, आई थिंक वो कोई $250 का होता है। तो वो आपको की क्लासेस देनी होती है, उसमें आपको जो है एक प्रॉपर ड्राइवर के साथ जो है ना गाड़ी ड्राइव करनी होती है 36 या 38 आवर्स तक, वो आपका स्केप आउट हो जाता है। उसके बाद लेकिन आपको नॉलेज टेस्ट और ड्राइवर्स टेस्ट देना पड़ता है। तो मेरा नॉलेज टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, बस अब मेरा एक टेस्ट बाकी है ड्राइवर्स टेस्ट, जो कि मैं भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो दे दूंगा, तो देन आई विल गेट माई लाइसेंस हियर। तो बस उसके लिए मुझे चैलेंजेस आए। तो मेरा पाकिस्तानी लाइसेंस जब मैं लेकर आया था पाकिस्तान से, तो मैं सजेस्ट करूँगा लोग जो भी आ रहे हैं अमेरिका, तो वो ये करेंगे अपना पाकिस्तानी लाइसेंस लेकर आएँ। तो साथ साथ उसकी जो है वो वेरिफिकेशन जो उनके फॉर एग्जांपल जिस प्रोविंस से भी उनका लाइसेंस बना हुआ है, तो अपने प्रोविंस से लाइसेंस की वेरिफिकेशन ले लें, जो उनका पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ से वेरिफिकेशन लें और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा कर और वो लेकर आएँ। तो यहाँ पर ये होगा कि समटाइम्स जो है ना, हर स्टेट का तो नहीं पता, यहाँ मैरीलैंड में उन्होंने मुझसे मेरा लाइसेंस उनके पास रिकग्नाइज़ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप जो है ना एम्बेसी से अपनी जो है ना इसका वेरिफिकेशन लेटर लें। तो उसके लिए ये प्रोसेस करना पड़ा कि पाकिस्तान से पूरा प्रोसेस करवा के देन फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, पाकिस्तानी एम्बेसी, एंड दे अटेस्ट यू, और फिर वो यहाँ पे यूएस में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही। सो ये एक चैलेंज था मेरे लिए जो वो आया। तो आई सजेस्ट कि जो भी अमेरिका आ रहे हैं वो ये वाला काम करके आएँ। अब मुझे और स्टेट्स का नहीं पता, बट मैरीलैंड में ऐसा होता है। ओके। सो अपना यहाँ पे रह के तुम्हें खाने पीने में क्या डिफरेंस लगा? यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं कहते जो पाकिस्तान का खाना है वो कहीं का नहीं है, लेकिन अब हम यूज टू हो गए यहाँ के भी। तो अपना बताओ क्या एक्सपीरियंस है? सच बताऊँ तो आई मिस द फूड। कराची का फूड, कराची फूड इज़ अमेजिंग। हमारा जो स्पेसिफिकली कराची आइडिया, जो कराची से आ रहा है ना, तो उनके टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हुए हुए हैं कि दे लाइक स्पाइसी फूड ना। तो यहाँ पर मैंने जो रेस्टोरेंट्स, देसी रेस्टोरेंट्स गया हूँ, वहाँ पे मुझे स्पाइसेस इतने ज़्यादा
फील नहीं हुए। अलबत्ता मेरे वालिद साहब के एक दोस्त हैं, उनके घर में मुझे अच्छे खाने मिल जाते हैं क्योंकि वो लोग भी कराची से हैं और उनकी वाइफ जो है वो भी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, तो मैं अक्सर कभी उनके यहाँ मेरा जाना होता है तो मैं वहाँ पे तो बस समझ जाएंगे मुझे घर का खाना मिल जाता है और वो सारे टेस्ट बर्ड्स मुझे जो है वही मिल जाता है, वही पूरे हो जाते हैं मेरे। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अक्सर जब मेरे हस्बैंड भी बाहर जाते हैं खाना खाने तो वो भी स्पेशल देसी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन देसी उनके मयार का नहीं होता। मैरीलैंड में वैसे देसी रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा मुझे दिखे नहीं। मैं तो खैर अभी नया आया में हूँ। नहीं है लेकिन वर्जीनिया में है। अच्छा, वर्जीनिया में बहुत है, लेकिन हर किसी का खाना अच्छा नहीं है। बहुत कम रेस्टोरेंट हैं जिनके खाने बहुत अच्छे हैं। सो मैरीलैंड में ज़रा कम ही हैं रेस्टोरेंट्स। अच्छा, वर्जीनिया में मैं सिर्फ ट्रैवल के हद तक गया हूँ, लेकिन मैंने वर्जीनिया में जो है रेस्टोरेंट्स मैंने ट्राई नहीं किए, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं कभी गया तो आई विल ट्राई रेस्टोरेंट्स। हाँ, इंशाल्लाह लेके जाएंगे हम आपको। दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि मस्जिद वगैरह का कैसा है, तो इट्स लाइक मस्जिद जो है ना, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि मतलब मैं खुद ही बता देता हूँ आपको, अगर आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तान की मस्जिदों में और यहाँ की मस्जिदों में क्या डिफरेंस है, तो मेरा पाकिस्तान की मसाजिद के हवाले से बड़ा डिफरेंट एक नज़रिया था, पॉइंट ऑफ व्यू था, क्योंकि हम वहाँ पर बस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था मस्जिद में, क्योंकि हमारी वो थी क्या नाम है, हम बेसिकली नमाज़ पढ़ने जाता था, नमाज़ पढ़ के वापस आ जाता था, इतना ज़्यादा क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती थी, बस नमाज़ पढ़ने जाते थे और जो मेरा मतलब एक माइंडसेट बना होता है नमाज़ पढ़ने के वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर हमारी सिर्फ मस्जिद नहीं है, यहाँ पे हमारी एक कम्युनिटी सेंटर है। पाकिस्तान में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के लोगों से मुलाकात की, वापस आ गए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में यहाँ पे प्रॉपर बच्चों को तालीम भी दी जाती है, यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ भी, बच्चों की क्या हम सब की, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ, हमारी सबकी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। तो मैं खुद जो है मैंने ज़िंदगी में जो है कभी आर्चरी जो है वो कभी नहीं खेली, तो मैं यहाँ पर आके मैं आर्चरी भी कर रहा होता हूँ मस्जिद में, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। और फिर यहाँ पे कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। तो मेरे साथ जो है वो अफ्रीकन मुस्लिम भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स भी नमाज़ पढ़ रहे हैं मेरे साथ, बांग्लादेशी मुस्लिम्स भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मेरे साथ जो है ये पाकिस्तान से जब हम लोग आते हैं ना तो ये वाकई हमारे लिए आई ओपनिंग हो जाता है कि लाइक सारी माशाल्लाह सब इकट्ठे, और लाइक कोई किसी को नहीं देख रहा होता, कोई किसी को जज ही नहीं कर रहा होता, और लाइक ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती है देखते हैं, बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़। तो जब हम भी मस्जिद जाना स्टार्ट हुए तो ये अट्रैक्शंस इसी तरह ही डेवलप हुई हैं कि लाइक अब मैं अपने बच्चों को एवरी संडे लेकर जाती हूँ, और लाइक अपने बच्चों की ज़्यादातर एक्टिविटीज़ मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मस्जिद से ज़रूर रिलेट रखूँ हर चीज़ के लिहाज से। सो अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि तुम बता रहे हो कि आने के बाद तुम्हें भी ऐसा ही फील हुआ, तो मुझे लगता है कि वाकई अपने बच्चों को मस्जिद से कनेक्ट रखना चाहिए हर पेरेंट्स को। बिल्कुल, मेरा भी मानना यही है, क्योंकि देखें आप एक ऐसे कल्चर में यहाँ पे रह रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो अगर आप अपने बच्चों को अपने जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं या अपना कल्चर ले लें, ठीक है, डिपेंड करता है कि जहाँ से आपका बैकग्राउंड है, अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं रखेंगे बच्चों को, तो फिर आपका जो कल्चर है वो कल्चरल वैल्यूज़ उनको कभी पता नहीं चलेंगी, और वो अल्टीमेटली वो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर आपकी फैमिली में अगर आपकी शायद एक जनरेशन वो देख ले, एक जनरेशन वो उसको जानती हो, लेकिन अगली 2 या 3 जनरेशन्स के बाद दे डोंट नो अबाउट इट, उनको कुछ पता ही नहीं होगा कि बैक कहाँ थी, कहाँ से आए थे, क्या था। तो आई थिंक ये वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम होनी चाहिए। बाकी अलबत्ता मेरा जो एक्सपीरियंस ओवरऑल जो यूएस का रहा वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखें एकदम से चीज़ें चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा सफाई, क्लीनलीनेस मुझे बहुत पसंद आई, फिर ग्रीन इतना ज़्यादा है तो मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद आती है। माशाल्लाह से देखा जाए तो आप लोगों के जो एज के बच्चे हैं, जो मोस्टली जो जैसे आपके 20s में हैं अभी, तो मुझे लगता है कि बाहर आने का शौक़ बहुत रखते हैं सब। लेकिन ये बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आने के लिए, और बाहर आने का ही क्यों, अपने ही मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है कि ये हर बंदे के अपने एक ज़ाविये पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान में देखे हैं जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ। आजकल जो यंग ब्लड है हमारे पास, जो नए बच्चे हैं, वो
ये समझते हैं या वो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो बाहर निकलना चाहिए, बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे या जो भी है। दरअसल वजूहात ये हैं कि हमारे मुल्क के हालात आप जानती हैं कैसे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, पिछले हाल ही कुछ दिनों में पहले कराची में इस तरीके से बारिशें हुई हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे कितनी, मैरीलैंड में मैंने देखा है हर हफ्ते बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे तो लाइफ कोई मुतासर नहीं होती। यहाँ पे पानी कहीं खड़ा हुआ नहीं देखा मैंने। कितना साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ मैरीलैंड के अंदर, कि ना पानी खड़ा होता है, ना इनकी जो डेली लाइफ है, जो मामूलात ज़िंदगी है, वो उस पर कोई वो मुतासर होती है, कोई भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत ज़्यादा जो है लोग जैसे काम कर रहे होते हैं वैसे ही काम कर रहे होते हैं। कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान में बारिश होती है, हम छुट्टी का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हाँ बारिश हो गई, हम घर जा रहे हैं छुट्टी, या हम घर कैसे पहुंचेंगे। लोग, मैं देख रहा था पिछले दिनों, मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मैं वहाँ से आया हूँ, लेकिन ये जो क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ हैं, क्यों लोग क्यों निकलना चाहते हैं, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक लोगों की जो है वो ज़रूरियात हैं जो कि वहाँ लोगों को पूरी नहीं हो पाती। हम लोग काम करते थे वहाँ पे, पाकिस्तान में नौकरी करता था एक जगह, और मेरी सैलरी से अच्छा खासा टैक्स कटता था, अच्छा खासा टैक्स कटता था कि अगर वो टैक्स मैं ना कटता तो मैं बहुत, मतलब मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट बचता, मैं बहुत सारी चीज़ें उससे प्लान कर सकता था। लेकिन वो मैं टैक्स अपने मुल्क को देता था कि बदले में मुझे क्या साफ़ सड़कें मिलें, अच्छे रोड्स, क्लीन रोड्स मिलें, प्रॉपर मार्क्ड रोड्स मिलें, मैं आराम से जहाँ ट्रैवल करना चाहूँ मैं ट्रैवल कर सकूँ, सेफली मैं रहूँ। तो ये वाले मामलात जो हैं वो थोड़े से पाकिस्तान में नहीं थे। तो हर बंदा ये चाहता भाई, हर बंदे को अपनी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा फ़ोन लेके अगर आप पाकिस्तान में बाहर निकलते हो, कराची में, या और तो और दूसरे शहरों में भी हो रहा है, तो आपका फ़ोन छिन जाता है। अगर आप फ़ोन नहीं देते, आपके पास से फ़ोन नहीं मिलता, तो वो उसके बजाय आपको मार देते हैं। तो आपकी जान की कोई इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं। तो लोग जो हैं, अल्टीमेटली लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम किसी तरीके से बाहर निकल जाएं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो ये कुछ मामला हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना वो सोचते हैं कि हम बाहर जाएं। अब आपको मैं सिंपल सी चीज़ बताऊँ ना, हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो मुहैया नहीं है हमें। हमारे पास बिजली का मसला, आप देखें पिछले 40-50 साल पहले बिजली का मसला था, आज 2025 में भी वो मसला है। दुनिया में नहीं होते ये मसले। बहुत सारे कंट्रीज़ जिन्होंने ये चीज़ें फेस की, वो उन्होंने अपने आप को इन प्रॉब्लम से निकाल लिया। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, हमारे पास गैस लोड शेडिंग, पानी का मसला। कराची में इतनी बारिश हुई है, हर टाइम फिल हो गया, इतना ज़्यादा पानी भर गया, लेकिन क्या कराची में सड़कों पे वो नलों में पानी नहीं, लोगों के घरों में पानी नहीं है। वो टैंकर डलवा रहे हैं, वो जो है क्या नाम है, इधर उधर भाग रहे हैं, बेसिक चीज़ें उनको मुहैया नहीं है। तो हर बंदा तो यही चाहेगा ना कि भाई मैं अजाब से निकलूँ, बाहर जाके एक बेहतर, मतलब किसी और जगह जाके एक बेहतर ज़िंदगी गुजारूँ। सही। तो ये वजूहात हैं कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहते, वो निकलना चाहते हैं। जैसे क्या आप मुझसे पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ के जैसे मसाजिद के बारे में भी आप बात कर रहे थे कि यहाँ की जो कम्युनिटी है वो बहुत डाइवर्सिटी है और आपको अच्छी लगी। तो पाकिस्तान और उधर तो थोड़ा फ़र्क आ ही जाता है। अब तो आप फिज़िकल कितना मस्जिद में रहते हो, करीब हो, जाते हो, कितना आपको अच्छा लगता है देखने में। मसाजिद, मैं पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में मस्जिद ऐसा नहीं है, मस्जिद नहीं जाता, मस्जिद जाता था, लेकिन मस्जिद हार्डली आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए, आधा घंटा 40 मिनट मस्जिद में हम बैठते थे, नमाज़ पढ़ के लोगों से मुलाकात की और फिर वापस आ गए। यहाँ मस्जिद में तो ये होता है कि मैं जाता हूँ तो अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, बल्कि मेरा अक्सर सैटरडेज़, वीकेंड्स मेरा ऐसे ही गुजरता है कि मैं वीकेंड में जो है या तो अपने वालिद साहब के दोस्त हैं उनके घर चला जाता हूँ, या मैं अपना वीकेंड जो है वो मस्जिद में स्पेंड करता हूँ। क्योंकि यहाँ सिर्फ मस्जिद नहीं है, यहाँ हमारा पूरा एक समझ जाए कम्युनिटी सेंटर है। अब यहाँ की मसाजिद इतनी डाइवर्स हैं कि यहाँ पर आप यकीन करें, आपको जो है वो अफ्रीकन मुस्लिम्स भी मिलेंगे, आपको जो है वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इजिप्शियन, पैलेस्टीनियन, और अपना हर तरीके के, मतलब बहुत सारे हर जगह के जो है क्या नाम है, अरब्स मिलेंगे, एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी बहुत, बिल्कुल।
जो आप जाके देखते हो, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। So, ये डिफरेंस तो है। और उसके साथ आपको क्या नाम है, उस एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली, जो मैं मेनली आपने एक्टिविटीज़ की बात की, तो हम लोग बस सिर्फ बच्चे नहीं, हम भी खेल रहे। मैं पर्सनली, मैंने ज़िंदगी में कभी आर्चरी पाकिस्तान में नहीं की थी। यहाँ पे मज़ा आया, मैंने यहाँ पे आर्चरी सीखी, आर्चरी की। हम बास्केटबॉल खेल रहे थे, मैं पाकिस्तान में कभी नहीं खेलता था। बास्केटबॉल खेल रहे थे, बच्चों के साथ हम एक्टिविटीज़ करा रहे होते हैं, वो फुटबॉल वगैरह की एक्टिविटीज़ करा ली, स्नूकर कर लिया, और टेबल टेनिस करवा लेते हैं हम बच्चों के साथ। हम लोग खुद भी खेलते हैं, तो ये वाली एक्टिविटीज़ हम पाकिस्तान में नहीं करते थे, यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतने सारे लोगों से, तो वी आर लाइक अ फैमिली हियर। हम हर दूसरे की, हर के लिए की हेल्प भी करते हैं। वी ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, सो दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर डे। तो मैं तो अपना हफ्ता इतवार जो है, जो वीकेंड होता है, वो ऐसे ही गुजारता हूँ। मस्जिद में जाता हूँ, तो शाम में ज़ोहर में जाता हूँ, आर्चरी कर ली हमने, शाम तक कोई और गेम्स किए हमने, फिर रात में जो है मगरिब वगैरह पढ़ के, असर वसर पढ़ के, मैं फिर मस्जिद से घर आ जाता हूँ। फिर मेरा अच्छा से वीकेंड गुजर जाता है। सो अपने जैसे घर में माशाल्लाह से अम्मी अब्बू उन सबको जब बताते होंगे, तो वो लोग भी खुश होते होंगे, और भाई भी खुश होता होगा यकीनन। हाँ बिल्कुल, वालिदैन तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अच्छा है, चलो एटलीस्ट एक्टिविटी मिल गई। क्योंकि वालिदैन तो परेशान होते हैं ना, बच्चा जा रहा है अकेला कैसे रहेगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं यहाँ ये चीज़ें करता हूँ, तो मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता है। और मैं अक्सर जो है वो, क्योंकि दोपहर का टाइम हमारा होता है, तो पाकिस्तान में रात हो रही होती है, लेट नाइट चल रहा होता है, तो फिर मैं ना उन्हें दिखाता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मेरे वालिदैन जो है वो जो है वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ चलो बच्चा परेशान नहीं है। बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम आया, बिल्कुल। माशाल्लाह बड़े बेटे भी हो, सो पेरेंट्स को होता है। हाँ, अकेला जो है क्या नाम है, ट्रैवल किया पाकिस्तान से, तो वो हमारे वालिदैन तो बड़ा ज़्यादा कंसर्न थे कि भाई ये अकेला जा रहा है, कैसे रहेगा। तो वो वाले मामला जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है, दे आर सेटिस्फाइड नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी को मिस करते हो? बहुत ज़्यादा, मम्मा को, बाबा को, फैमिली को, सब मिस करता हूँ। उनके साथ तो मम्मा या बाबा? दोनों, बोथ दोनों तुम भी मेरे बच्चों वाला आंसर कर रहे हो, जो एज यूजुअल हर बच्चे करते हैं, मम्मा बाबा दोनों को मिस करता हूँ, क्योंकि दे ऑल हैव देयर ओन वैल्यू। तो दोनों को ही मिस करता हूँ। घर पे पहुँचता था, अब ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में रहता था वहाँ पे, तो मैं तो बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारता था कि मैं सुबह उठा, और उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब मैं जब फ्रेश होकर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल कर आता था, तो ब्रेकफास्ट मेरे लिए रेडी होता था, टेबल पे रखा होता था, मैं बस खाया और बस निकल गया ऑफिस। शाम में वापस घर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए डिनर भी रेडी होता था, सब कुछ रेडी होता था। मैं बस घर पहुंचा, मम्मा ने निकाल के रेडी रखा, मैं बस किया, जाके मैंने खाया पिया। सब कौन निकालता है और कौन करता है? मम्मा ही करती थी मेरी। और नहीं, यहाँ पे भी कौन कर रहा है? यहाँ तो आप यहाँ पे भाई, यहाँ पर तो ऑब्वियसली आप जब आए हो, यहाँ पे कपड़े भी खुद धोने, खाना भी खुद बनाना है, और आपने क्या नाम है, इस्त्री भी करना है, सबसे मुश्किल काम है। यानी कि मम्मा का लाडला बेटा खुद काम कर रहा है। खुद काम करे, करना पड़ता है, अब क्या करे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मम्मा नहीं है ना करके देने के लिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो जाहिर सी बात है, तुम यहाँ पर हो, ये तो याद आएंगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है मम्मा ही होती हैं सबके लिए। सो अपने जैसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आना चाहते हैं, जिनका दिल करता है कि जी वो अमेरिका आएँ और कुछ करें, लेकिन उसके लिए क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे जो उनके लिए यूज़फुल हो? उन लोगों को मैं सिर्फ यही मोटिवेट करूँगा कि आपके सामने रिजेक्शंस आएंगी, लेकिन आप मोटिवेटेड रहें, ठीक है, और अल्लाह से उम्मीद ना छोड़ें, कोशिश करते रहें, ठीक है, पेस तलाश करें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दुनिया में हर जगह ही मिलेंगी, यहाँ नहीं तो किसी और जगह अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा होगा, तो फिर आप ज़रूर जाएंगे। बस तवक्कल रखिएगा, तवक्कल ना छोड़िएगा। ओके अनस, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुम्हारी जर्नी के बारे में पूछ के। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाबियाँ दे, और बहुत ज़्यादा दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट, जब इंशाल्लाह तुम थोड़ा और ज़्यादा अचीव करोगे, तो ज़रूर तुम्हें दोबारा बुलाऊंगी अपने पास, और तुमसे ज़रूर इंटरव्यू करेंगे हम इंशाल्लाह। और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके, बहुत अच्छा आपने वो लिया और मेरा एक्सपीरियंस पूछा। मैं बिल्कुल अपने उस पुराने वक्तों में चला गया था, तो इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।